बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। उसके लास्ट पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि रेजोनेंस, वेयर देयर इज द रेजोनेंस देयर इज स्टेबिलिटी। जहां रेजोनेंस होती है वहां स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस को हमने डीलोकलाइजेशन का नाम भी दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड होता क्या है? बेसिकली the possibility of different pairing schemes of the valence shell electrons of the atoms is called resonance. The possibility of the different pairing schemes of the valence shell electrons of the atoms is called resonance. Basically मैं करना ये चाह रहा हूँ, ये हमें कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, ये भी कैक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो अगर चाहे तो आपस में यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं या इधर बना सकते हैं और इधर बना सकते हैं, या तो अगर इधर बॉन्ड नहीं बनाते वो इसकी जगह पे इधर भी बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो किस तरह बॉन्ड बनाएंगे, तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम बनेगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, और इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और उस दौरान हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक दिस, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस के नतीजे में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब हम रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए डबल हेडेड एरो लाइक दिस। हम यहाँ पे ना, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम इनके दरमियान में ना एक डबल हेडेड एरो लगाते हैं, और इसके दरमियान में हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं, यहाँ भी डबल हेडेड एरो लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बने हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द वैलेंस शेल के साथ। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब बेसिकली मैं अगर बात आप लोगों से करना चाहता हूं वो ये है कि इस केस में ना ये मेरे पास एक बांड बना हुआ है, और ये वाला बांड जो है ना कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला एक बांड बना हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात कही थी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड आएगा उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के नतीजे के अंदर ना ये वाला मॉलिक्यूल का ये वाला पाई बॉन्ड जो है ना यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये आगे शिफ्ट हो सकता है। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये सो ऑन, और सारे के सारे बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला। ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों के दोनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब मैं अगर बात करूं इस केस में, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो हम कार्बन की नंबरिंग ड्रा करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, इसकी भी नंबरिंग करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। मैंने दोनों कार्बन की नंबरिंग कर दी। तो अब इस केस में जरा एक काम करने लगे, वो सुनिएगा। यहाँ पे ना आपने मुझे ये बताना है कि किन किन कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो इसके अंदर ना कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में पाई बॉन्ड बना हुआ है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में पाई बॉन्ड बना है। और कहाँ बना हुआ है? 3 और 4 के दरमियान में, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में पाई बॉन्ड बना है। और कहाँ बना है? 5 और 6 में बना है, 5 और 6 में पाई बॉन्ड बना हुआ है। इस केस की बात करते हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में पाई बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है, और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के में पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ भी आप नंबरिंग ड्रा कर दें, यहाँ भी नंबरिंग ड्रा कर दें। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। यहाँ भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। अब बच्चों मैंने आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, बेसिकली ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये मैं कैक्यूल ने बताए, और बेंजीन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बताया था डिवार ने। कैक्यूल के 2 स्ट्रक्चर हैं, डिवार के 3 स्ट्रक्चर हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन अकॉर्डिंग टू कैक्यूल एंड डिवार। कैक्यूल और डिवार के स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। 2 ये हैं, 3 ये हैं, तो हमने 5 के 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब डिवार के स्ट्रक्चर के अंदर ना किन किन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना हुआ है? कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में बना हुआ है, कार्बन नंबर 1 और 4 हो गया, कार्बन नंबर 2 और 3 हो गया, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 हो गया। यहां भी ड्रा करते हैं, कार्बन नंबर ये हो गया 1 एंड 2, ये 1 और 2 ये वाला है 1 2, फिर आगे 6 एंड 3 है, मैं इसको 3 और 6 कर देता हूं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 एंड 5, 4 एंड 5। यहाँ भी कार्बन है मेरे पास 2 और 3 में, 2 और 5 यहाँ लिख देते हैं, 2 एंड 5 है, और साथ ये वाला 2 5 है, ये 1 6 हो गया, ये है 1 6, और ये है 3 और 4, 3 और 4 के दरमियान में।
मैंने आपके सामने जस्ट कार्बन का नंबर शो किया है कि किन किन कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब बच्चों जरा देखिएगा कि अगर मेरे पास ना अगर तो दो एटम करीब करीब हैं तो पाई बॉन्ड जो बनेगा उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो पाई बॉन्ड स्ट्रोक बनेगा। अगर दूर दूर एटम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग कम होगी तो पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 है तो साथ साथ है, नेबरिंग कार्बन है, एडजेसेंट है, हमसाए हैं, एक दूसरे के साथ साथ वाले कार्बन है। 3 4 भी साथ साथ कार्बन है तो ये 5 और 6 वाले भी ये भी साथ साथ हैं। 2 3 भी साथ साथ हैं, 5 4 5 भी है, 6 1 सारे के सारे नेबरिंग कार्बन है, हमसाए हैं, तो इनका डिस्टेंस आपस में बहुत कम होगा। अब कार्बन नंबर 1 4 की बात की जाए, यहाँ पे कार्बन नंबर आ गया 1 और 4 और इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कार्बन नंबर 1 और 4 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब 2 3 नेबरिंग है, साथ वाले हैं, 5 6 ये भी नॉर्मल केस है। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 और 6 की बात करें, 3 और 6 ये वाला कार्बन और ये इनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज्यादा है। बाकी 1 2 भी साथ साथ हैं, 4 5 भी साथ साथ हैं। कार्बन नंबर 2 और 5 की बात करते हैं, कार्बन नंबर 2 और 5 इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनका डिस्टेंस आपस में नॉर्मल है, तो इस केस में बात कर लेते हैं। अब बेसिकली अगर बात की जाए कैक्यूल के स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन की इन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना हुआ है और डिवाइड के स्ट्रक्चर में इस तरह के पाई बॉन्ड बने हुए हैं इन कार्बन के दरमियान में। अब हमें लग ये रहा है कि इन सारे के सारे कार्बन के दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, डेफिनेटली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस केस के अंदर ना हमें ये बात नजर आ रही है कि ये जो नीचे वाले कंपाउंड्स है ना, ये जो नीचे वाले कार्बन है ना, ये वाले इनके दरमियान में तो ओवरलैपिंग जस्ट लाइक कैक्यूल के स्ट्रक्चर की तरह की होगी। लेकिन ये ऊपर वाले जो है ना, कार्बन नंबर 1 4 हो गया, कार्बन नंबर 3 5 6 हो गया, कार्बन नंबर 2 5 हो गया, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है ना वो बाकी सबके मुकाबले में डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इन केस के अंदर ना यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द कार्बन एटम्स इज लार्ज, वो बहुत ज्यादा है। कार्बन एटम के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं बोलने जा रहा हूं इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो आमतौर पे इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड बनेगा। तो मैं बोलने जा रहा हूं नॉट फेवरेबल इनर्जेटिकली इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे के सारे कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कदरे इनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब हमारे कैक्यूल का अब अगर हमसे कोई बंदा पूछ लेगा सर बताए बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला या ये वाला, मैं बोलूंगा इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है। अगर हम ये बताएंगे ना तो ये बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, अगर ये बताएंगे तो ये वो बाकी सारे और ये वाला, तो हमने किसी को नाराज नहीं करना। केमिस्ट्री में आप लोगों ने कभी किसी को नाराज नहीं करना। हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे बेंजीन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर इन सारे के सारे स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होगा। कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा? ये जो दोनों कैक्यूल के ना रफली बात करने जा रहा हूं, 40% कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रक्चर का होगा, 40% कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रक्चर का होगा। तो मिला के कैक्यूल का टोटल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बन गया कितना? टोटल बन गया इसका ऑलमोस्ट 80%, इसका बन गया 80% कंट्रीब्यूशन हो गया। किसका हो गया? कैक्यूल के स्ट्रक्चर का। कैक्यूल के स्ट्रक्चर का टोटल 80% बेंजीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। इनमें से कोई भी बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो 80% पार्ट है वो इन दोनों का है। अब ये बाकी जो बचेगा ना, बाकी 20% कंट्रीब्यूशन वो सारे का सारा होगा इनका मिला के 20% होगा। मतलब अगर मैं बात करूं 20 को डिवाइड कर देते हैं रफली, अगर बात करूं तो 7% इसका होगा, 7% इसका होगा एंड 7% ही इसका होगा, तो साथ साथ मिला के 21% बनता है। तो रफली अगर बात की जाए तो इन सबका बनेगा 20% और इसका अगर बनेगा ऑलमोस्ट हमारे पास 80% कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो अब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इनका कंट्रीब्यूशन इसलिए कम है बिकॉज इसमें जो बॉन्ड बना रहा है वो लार्जर डिस्टेंस के ऊपर है। अब लार्जर डिस्टेंस पे जो बॉन्ड बनते हैं वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते, इनको तोड़ना ज्यादा आसान होगा। लेकिन हमारा बेंजीन तो स्टेबल है, तो स्टेबल जो बॉन्ड होते हैं ना उनको तोड़ा आसानी से नहीं जा सकता। तो इस केस में ना हम बोलते हैं कि डिवाइड के स्ट्रक्चर में उतनी अच्छा हमें स्ट्रक्चर नहीं मिला जो में कैक्यूल का स्ट्रक्चर अच्छा लगा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा है? अभी बेंजीन का हम क्लियर कट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक टर्म वो सुननी है, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, जिस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए उसको बोलते हैं उसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड, लाइक एक सिंगल बॉन्ड आ गया, एक डबल, एक सिंगल एक डबल, तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। तो जहां कॉन्जुगेशन होती है तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं
कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इन बॉन्ड को बोलते हैं कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड। इनको बोलूंगा कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड। चूंकि कॉन्जुगेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर है, जो बॉन्ड्स होंगे उनको बोलेंगे कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड्स। और या मैं इनको रेजोनेटिंग बॉन्ड बोल सकता हूं। ये कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना, और उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होंगे उनको कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड्स बोलते हैं, या उनके लिए लफ्ज बोलते हैं रेजोनेटिंग बॉन्ड। ये दोनों के दोनों सेम टर्म्स हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन। अब मैंने आपको एक बात लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि वेयर देयर इज ए कॉन्जुगेशन देयर इज ए रेजोनेंस। जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां रेजोनेंस होती है। अब इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन थी तो यहाँ पे रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन ये इसके बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे चले गए, तो मतलब यहाँ पे डीलोकेलेशन होगी। वेयर देयर इज ए कॉन्जुगेशन देयर इज रेजोनेंस। जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां रेजोनेंस होती है। सो द बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलेंगे कॉन्जुगेटिंग या रेजोनेटिंग बॉन्ड। तो इसके साथ अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, वो ये लिखी है वेयर इज रेजोनेंस। वेयर देयर इज रेजोनेंस देयर इज स्टेबिलिटी। जहां रेजोनेंस होती है वहां स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस का मतलब मैंने लिखा डीलोकेलाइजेशन। जहां मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है। डीलोकेलाइजेशन का स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है, पहले वो देखते हैं डीलोकेलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती कैसे है। याद रखिएगा, जहां डीलोकेशन होती है तो वहां पे लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आती है, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है तो रिपल्शन का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। रिपल्शन कम हो गई तो एनर्जी भी कम होगी, तो डेफिनेटली एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। तो डीलोकेशन की वजह से स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड में आ जाती है। चलें, ये तो सीधा सीधा होगा कि डीलोकेशन की वजह से स्टेबिलिटी कैसे आती है। अगर मुझसे वो बंदा पूछ ले कि सर ये बताएं कि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा बनाएं, ये वाला बनाएं, ये बनाएं, ये, मैं बोलूंगा इनमें से कोई भी नहीं बनाना। आपने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, हाँ एक बात आपसे कर सकता हूं, और वो ये है कि कैक्यूल का स्ट्रक्चर का 80% कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाना है तो कौन सा बनाऊं, मैं कहूंगा कि बेंजीन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इन सारे पांचों के पांचों स्ट्रक्चर को पकड़ो, इनका जूस बनाओ, और जो फाइनल बनेगा वो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर नॉट ओनली इनमें से कोई एक नहीं है, बट वो स्ट्रक्चर इन सब का हाइब्रिड है। इन सब का मिक्स करोगे तो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, वो हमारा बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा। तो हम इसको यूं करने लगे हैं, हम सारे के सारे बॉन्ड की जो अंदर की अरेंजमेंट है वो हम सबको इकट्ठा लिखने जा रहे हैं। मैं बोलूंगा उस सारी चीजों को खत्म करो, हम एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले रॉबिन्सन ने दिया था, तो इसको बोलेंगे रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। हम मोस्टली बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे का बनाते हैं। अब मैं याद रखिएगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। दिस स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैंने ये लिखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन। अब एक टर्मिनोलॉजी आपसे और बोलना चाह रहा हूं, वो ये है, जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था डीलोकेलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी बात, मैंने कहा था एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा था वो यही है, जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा है। अब फाइनल हो गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ये वाला बनाना है, लेकिन आगे चल के बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, जिसमें हम नाइट्रेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे, हैलोजेनेशन करेंगे, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। उन रिएक्शंस के अंदर मैं ना इस कंपाउंड का सहारा नहीं लूंगा, बिकॉज इस कंपाउंड में एक खामी है, और वो खामी है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल को प्रॉपर इलेक्ट्रॉन नजर आए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से नजर नहीं आने वाले, कहां पे पड़े हैं। तो इसलिए मैं ना ज्यादा से ज्यादा कैक्यूल के स्ट्रक्चर का सहारा लूंगा आगे चल के अपने रिएक्शंस के अंदर। बेंजीन का मोस्टली कहीं पे रिएक्शन, कहीं पे आपने स्ट्रक्चर बनाना है, हम यही बनाते हैं, लेकिन मैंने रिएक्शंस के अंदर मोस्टली जो सहारा लेना है वो कैक्यूल का स्ट्रक्चर का लूंगा, बिकॉज इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कम से कम नजर तो आ रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रोफाइल नजर अटैक करेगा तो हमें नजर तो आएगा कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं। ये लिखा आप लोगों के सामने मैंने अल्केन में कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है पहले वो लिखेंगे, फिर अल्कीन की, फिर अल्काइन की, फिर बेंजीन की। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, अल्केन में कार्बन की बॉन्ड लेंथ निकलती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, अल्कीन में निकलती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अल्काइन में निकलती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, और बेंजीन के अंदर निकलती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। मैं इस एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज कर सकता हूं।
हम सब लोगों ने एक बात पहले पढ़ी है, और वो ये पढ़ी है कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। और मैं सारी की सारी बात, ये एमसी को याद कर लीजिएगा, मैं सारी बातें इकट्ठी करने जा रहा हूं। मैं इसको बोलूंगा 154 पिकोमीटर, इसको बोले जा रहा हूं 134 पिकोमीटर, मैं इसको बोलने जा रहा हूं 120 पिकोमीटर, मैं इसको बोलने जा रहा हूं 139.7 पिकोमीटर। मैं इसको पिकोमीटर में चेंज कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि अल्केन के अंदर ना, अल्केन के अंदर ये बॉन्ड लेंथ आई, अल्कीन में बॉन्ड लेंथ ये आई। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कहीं बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और कहीं पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, फिर कम होनी चाहिए, फिर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यही जो कैक्यूल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगी थी, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता। हमें एक्सरे ने ये बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोनल है, उसमें सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ अल्केन से मैच नहीं करती, अल्कीन से मैच नहीं करती, बल्कि इन दोनों के सेंटर वाली बात है। तो बात वही है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ना इनमें से कोई एग्जैक्ट, बेंजीन का इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हाइब्रिड होता है। इन सबको मिक्स करोगे जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। और मैं आगे चल के जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, लाइक मैं आगे चल के आप लोगों को पढ़ाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने हैं, और उसमें मैंने नाइट्रेशन करवानी है, सल्फोनेशन करवानी है, हैलोजेनेशन करवानी है, काफी रिएक्शन पढ़ने हैं। उसमें मैं इस स्ट्रक्चर का सहारा नहीं लूंगा, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में हमें ना एग्जैक्ट ना पाई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे कहां पे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कम से कम नजर तो आ रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करवाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और इसके अलावा ये तो आज का हमारा टॉपिक था रेजोनेंस मेथड, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।